हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो ऐप है विंग्स एक उड़ान की, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हम एक क्विज़ चला रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको अकाउंटेंसी के मिलते हैं एमसीक्यूज़, और इतने ही क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के मिलते हैं। अभी तक मोर देन 1400 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया है अकाउंटेंसी का, और मोर देन 6000 स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर का भी टेस्ट दिया है, जिनसे कि टेस्ट देने से उनको उनकी रैंकिंग के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि वो किस लेवल तक उन्होंने प्रिपरेशन की है और कहाँ कमियां हैं उनमें, सो दैट वो अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट कर सकें। तो उनके आंसर्स तो उसी टेस्ट के साथ आपको वैसे मिल जाते हैं, रैंकिंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ कि अगर किसी का कोई आंसर गलत है तो क्यों आंसर वो गलत हुआ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ जो 10 एमसीक्यूज़ टेस्ट में दिए गए थे, मैं उनको एक्सप्लेन आपके लिए करने जा रहा हूँ। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं? आंसर्स आर ए मटेरियल ओनली, बी लेबर ओनली, सी एक्सपेंस ओनली, डी मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस। किसी भी प्रोडक्ट को दोस्तों बनाने के लिए मटेरियल तो चाहिए। अब उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेबर भी चाहिए, उसके बाद के भी एक्सपेंस चाहिए, जैसे बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को। तो हर तरह के यानी मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और बाकी के एक्सपेंस भी चाहिए, उसके बाद के एक्सपेंस। तो इसका आंसर होगा डी, यानी तीनों ही तरह के एक्सपेंस किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज़ रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें से कौन सी सेक्शन है जो इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करती है? तो ये आपको याद रखनी है। सेक्शन 6 जो है वो आपको जो इनकम टैक्स उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी एसएससी का, उसके बारे में बताती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो आपको याद होगा बच्चों कि जब हमने पार्टनरशिप किया था तो उसमें हम दो तरह के अकाउंट बनाते थे, एक फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हम क्या करते थे, एक पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे जिसमें सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल और कैपिटल में से होने वाली ड्राइंग्स या फिर एडिशनल कैपिटल हम रिकॉर्ड करते थे। बाकी जितनी पार्टनर्स की इनकम्स हैं, चाहे सैलरी की फॉर्म में है या फिर कमीशन की फॉर्म में है या प्रॉफिट है, वो सारी की सारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती थी। और किस तरफ रिकॉर्ड की जाती थी? क्रेडिट साइड में। तो अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि जो सैलरी है, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शन ए ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। तो पार्टनर्स की जो इनकम्स हैं, जैसे मैंने कहा सैलरी कमीशन वगैरह, वो सब एक तो करंट अकाउंट में आती हैं और हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं। तो आंसर इसका रहेगा सी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट साइड में पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह या लॉस वगैरह हम वो रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। अरेंज कैश, बिल्डिंग, गुडविल, डेटर एंड मशीन इन द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन सबको हमें ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, यानी वो एसेट्स जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं, पहले वो रिकॉर्ड करने हैं, और जो सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगे उनको बाद में रिकॉर्ड करना है। तो ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो क्या है? पहली है डेटर, कैश, बिल्डिंग, गुडविल, मशीन, बी कैश, डेटर, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, सी कैश, बिल्डिंग, गुडविल, डेटर, कैश, मशीन, एंड डी कैश, गुडविल, डेटर, मशीन, बिल्डिंग। देखिए दोस्तों, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं उसमें कैश तो इटसेल्फ हार्ड कैश है, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद मशीन, उसके बाद बिल्डिंग, और सबसे लास्ट में जो कैश में कन्वर्ट होगा दैट इज़ गुडविल, इसलिए बी इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन will result in higher balance in the bank column of cash book in comparison to passbook। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक के बैंक कॉलम को इन कंपैरिजन टू पासबुक ज़्यादा बड़ा बताएगी? ऑप्शंस आर ए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम चेक इशू करते हैं तो इट मीन्स आपको याद होगा कैश बुक बनाते थे डबल कॉलम में, ट्रिपल कॉलम, फिलहाल मैं डबल कॉलम की बात कर रहा हूँ। अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं तो चेक हम जब इशू करते हैं तो इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो मैंने राम को चेक इशू किया तो ये मेरा बैंक बैलेंस क्या करेगा? कम कर देगा। लेकिन इसने कहा कि जो कैश कॉलम, जो कैश बुक है उसमें बैंक कॉलम को इंक्रीज़ करे। इस ट्रांजेक्शन से, ये ट्रांजेक्शन से मेरा जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ पर कैश बुक।
तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक इंटरेस्ट देता है तो मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बुक का घट जाएगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक, तो ये भी आंसर नहीं है। सी, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, अगर कैश बुक में हम बैंक चार्जेस 2 बार एंटर कर दें यानी 2 बार रिकॉर्ड कर दें, उससे भी हमारा जो बैंक कॉलम है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। डी, चेक पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया, तो अल्टीमेटली जब हम बैंक में चेक जमा करवाते हैं, मान लो राम ने हमें चेक दिया था तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया मान लो 1000 रुपये का, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है बढ़ गया और वो बैंक में चेक क्रेडिट नहीं हुआ यानी हमारे बैंक के अकाउंट में वो जमा नहीं हुआ। तो एक तरफ हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया और दूसरी तरफ क्योंकि वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ तो इन कंपैरिजन टू इन कैश बुक हमारा वो कॉलम कम शो होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लो हमने चेक इशू हमने चेक दिया बैंक को, तो हमने ये साइड में वो चेक रिकॉर्ड कर दिया 2000, हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वो चेक बैंक अकाउंट में हमारे बैंक के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो इन कंपैरिजन टू दिस बैलेंस जो बैंक का पासबुक का बैलेंस है, जो हमारा बैंक बैलेंस है वो 2000 कम रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारी पासबुक। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल द एसेट्स आर डैश वाइल द लाइबिलिटी आर, इसके आगे भी एक खाली जगह है, ब्लैंक है। जब हम एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं, ओपनिंग एंट्री हो गया कि जब हम एक दिन के बचे हुए बैलेंस अगले डे को लेके जाते हैं या एक साल का क्लोजिंग बैलेंस जो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं, तो जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट किए जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिटेड बैलेंस, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, क्रेडिट। सो ए इज़ द राइट आंसर। एसेट्स को हमेशा डेबिट में रखा जाता है और लाइबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस एट्रीब्यूट के अकाउंटिंग के किस एट्रीब्यूट के अंडर बनाते हैं? ए समराइजिंग, बी रिकॉर्डिंग, सी क्लासीफाइंग, डी एनालिसिस। देखिए दोस्तों समराइजिंग की बात अभी मैं नहीं करता। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना, अपनी बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो इनको एंटर करना। क्लासीफाइंग हो गया पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल भी कह सकते हो आप, जर्नल करना। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया पोस्टिंग यानी लेजेस बनाना। समराइज़ का मतलब हो गया उन लेजेस के बैलेंस उठाकर समराइजिंग में हम 3 चीज़ें करते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अंडर समराइजिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें हम समराइजिंग में करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने किस में बनाया? समराइजिंग में। एनालिसिस में जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि हमारा प्रॉफिट कैसा है, क्यों कम है या ज़्यादा है, कारण ढूंढे जाते हैं कि प्रॉफिट क्यों कम हुआ, कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो सारा एनालिसिस में होता है। सो समराइजिंग के अंदर हम 3 चीज़ें करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और तीसरा हम बनाते हैं उसमें बैलेंस शीट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए टैक्स लगाने के लिए मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इनमें से कौन सी है? कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी हमें टैक्स लगता है वो लगता है हमारे प्रॉफिट पे, इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए जो मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो है प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज द टर्म सेल इज़ यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड इज़ नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ डैश। जो सेल है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? हमेशा याद रखना दोस्तों, जो वर्ड सेल है ये यूज़ किया जाता है गुड्स के लिए, एंड नेवर यूज फॉर सेल ऑफ, और किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता? एसेट्स की सेल के लिए। आपको याद रखना है कि वर्ड सेल जो है, गुड्स सेल वर्ड जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? गुड्स के लिए, और एसेट्स के लिए जो सेल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, एसेट के लिए सेल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर इन। ट्रायल बैलेंस हम किस में नहीं बना सकते? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, एक्विट सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में, जिसको हम सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसमें हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल में सिर्फ कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट उसमें हम
नॉमिनल अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है उसमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल, क्योंकि तीनों हमें शो करने होते हैं, और सिंगल एंट्री में हम नॉमिनल अकाउंट को नहीं बनाते और ना ही रियल अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ कैश को छोड़कर। तो इसलिए अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते या नहीं बना सकते। तो ये थे आज के MCQs। नेक्स्ट जो MCQs टेस्ट आया था उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।